जान रहे हैं कि केवीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और ये अब बहुत लिमिटेड टाइम है कि हमको प्रैक्टिस भी करना है। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो क्वेश्चन है, तो इंग्लिश का सेक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश के सेक्शन में हम देखेंगे कि किस किस तरीके का आप जानते हैं कि 10 क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर का, तो उसमें किस तरीके से हमको डील करना है। 10 नंबर जो लैंग्वेज इंग्लिश का है, 10 नंबर जो हिंदी का है, उसको डील कैसे करना है। तो छोटे से अगर आप अभ्यास कर लेते हैं, मतलब क्राइटेरिया बेस की जो सिलेबस है उसके बिहाफ पे, तो आसानी से आप उस नंबर तक पहुंच सकते हैं कि जो 10 नंबर आपको प्राप्त करना है। तो चलिए, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, और इसमें आपसे पूछेगा कि अपोजिट शब्द पूछेगा, और जो अपोजिट पूछ रहा है वो वेस्ट नियर पूछेगा या सबसे ज्यादा नियर, मोस्ट नियर पूछेगा। तो अगर मान लीजिए कि इसका अपोजिट पूछा है इस शब्द का, फैक्ट का, तो इसका मोस्ट नियर यानी फैक्ट का मोस्ट नियर अपोजिट कौन है। हो सकता है अपोजिट कई होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा, तो फैक्ट को हिंदी में आप बोल सकते हैं, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो तथ्य, या एक तरीके से सत्य भी बोल सकते हैं, तथ्य बोल सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं। और यह देखेंगे तो यह पॉजिटिव का शब्द होगा। अब यही खेल आपका स्टार्ट होगा। जब आपसे विलोम पूछे, अपोजिट को हिंदी में विलोम बोलेंगे या एंटोनिम्स को हिंदी में विलोम बोलेंगे, तो जब विलोम पूछेगा तो अगर पॉजिटिव में आंसर आया है, पॉजिटिव में क्वेश्चंस है, तो ऑप्शन जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। अगर क्वेश्चन निगेटिव में है, अर्थात जो वर्ड है वो निगेटिव सेंस में है, तो उसका जो आंसर आना है वो पॉजिटिव वर्ड में आएगा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने फैक्ट को देखा, और फैक्ट का क्या मतलब होगा कि जो चीजें सही है, सत्य है, तथ्य है, इस तरीके से उसका हिंदी है। तो अब यहीं से आप, ये पॉजिटिव वर्ड हो गया, निगेटिव वर्ड ढूंढिए। देखिए, रियलिटी जो होता है ना, रियलिटी पॉजिटिव वर्ड होता है, ये भी तथ्य या फैक्ट, वास्तविकता से, तो जो वास्तविक हो गया, इसका साइनोनिम्स हो सकता था। तो चूंकि ये वाला जो चीज था ये कैंसिल हो गया वैसे ही। अब मैं देखता हूं कि फैक्ट है यहाँ, तो निगेटिव वर्ड, सॉरी पॉजिटिव वर्ड है, तो ये लाइव वर्ड निगेटिव है। फिक्शन, देखिए पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, इमेजिनेशन पॉजिटिव है। अब फैक्ट को हिंदी में तथ्य या सत्य, वो इमेजिनेशन एक कल्पना है, और कल्पना में दोनों चीज आती है, कल्पना में दोनों चीज आ जाएगी, प्लस और माइनस, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी प्रियॉरिटी प्लस की रहती है। अब फिक्शन शब्द को हिंदी में बोलते हैं कहानी, और लाई को बोलते हैं झूठ या असत्य। तो ध्यान क्या रखना है कि माइनस, अगर आप देखें ना तो फिक्शन, जैसे कि फैक्ट है एक सत्य है, और अगर आप गूगल सर्च करते हो तो इसकी मीनिंग निकल के आएगी, अपोजिट निकल के आएगा फिक्शन। लेकिन इन सब में जो नियर, मोस्ट नियर दे दिया है अपोजिट, तो इसलिए अब आपका जवाब सबसे ज्यादा निगेटिव ये होगा। और ये भी फिक्शन, कहानी, प्लस का और माइनस दोनों का होगा। ये लाई जो है झूठ या सत्य, ये हमेशा माइनस का होगा। तो ये वाला हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि प्लस और माइनस के बिहाफ पे कैसे करेंगे। हम इसके एक अलग से एक वीडियो बना के लगभग 20-25 वर्ड जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको अलग से बना देंगे, और कैसे उसको टैकल करना है वो पूरा प्रोसेस बता देंगे। अभी मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए। फिर से सेकेंड क्वेश्चन को मैं लेता हूँ। चूज द वन ऑफ विच हैज एरर, मतलब एक क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस दिए होंगे और उसमें पार्ट बना दिया होगा, एक सेंटेंस दिया होगा उसका कई पार्ट बना दिया होगा, मोस्टली 4 पार्ट बना देता है, और 4 पार्ट बना के उसमें से पूछेगा कि विच पार्ट इज एरर। तो यहाँ कौन सा विच पार्ट हैज एरर या विच पार्ट इज एरर देखेंगे तो आपको ये 4 पार्ट मिल गए। ये पूरा चारों मिला के एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस का ये पार्ट कर दिएगा सेक्शन। यहाँ जैसे एसएससी में या अदर एग्जाम में देखते हैं, इसको ये बना देगा, इधर बी, इधर सी, ऐसे डी, तो ये ऐसे बना के दे दिया हुआ है। तो अब हमको एरर पार्ट चूज करना है। इट इज हाई टाइम दैट वी सेंड, है ये सेंड दैट आंसर टू दिस क्वेरी, यानी पूछताछ के लिए। अब यहाँ आप पूरा मामला देखिए, हमको बार बार हिंदी निकालने की जरूरत नहीं होती। जो लैंग्वेज होता है उसकी टेक्निकलिटी को पकड़ते हैं कि टेक्निकलिटी कैसी है उसकी। तो जैसे अगर आपको कहीं भी इट इज हाई टाइम आ जाए, तो इसके बाद जो, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है नोट में, इसको आप कहीं लिख लेंगे या समझ लेंगे। इट इज टाइम या इट इज अबाउट टाइम दे दे, या इट इज हाई टाइम है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओगे, तो इट इज हाई टाइम आ गया इसमें से।
तो इसके बाद जो वर्ब आ रहा है, जैसे दैट वी सेंड, ये आ गया सेंड, आ गया फर्स्ट फॉर्म, सेंड आ गया फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, यहाँ सेकेंड फॉर्म होगा। तो सेंड का यहाँ होना क्या चाहिए था, सॉरी, सेंड का होना चाहिए था सेंट, सेंट थर्ड फॉर्म होगा और सेकेंड फॉर्म होगा, दोनों ही होगा। तो यहाँ सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, तो सेंड का सेकेंड फॉर्म सेंट हो जाएगा और ये वाला आंसर जाके आपका करेक्ट होगा। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये मैंने लिख दिया है कि इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। इनके बाद अगर कोई वर्ड आ रहा है तो उसका जो वो वर्ब होगा वो सेकेंड फॉर्म लेकर आएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया। अब आगे दिया है कि मान लीजिए कि कुछ वर्ड दे देगा और उसका इडियम क्या निकालना होगा, इडियम फ्रेजेज है, और चूज द करेक्ट पॉसिबल मीनिंग, मतलब उस शब्द को देके आपके उसके पॉसिबल मीनिंग के बारे में पूछा जाएगा और वो जो शब्द होगा वो आपका इडियम होगा। तो यहाँ मैं देखता हूँ, जैसे ये शब्द दे दिया है, अंडरलाइन करके यहाँ दे देता है बाई फिट्स एंड स्टार्स। देखिए, जब इडियम और फ्रेज को पढ़ेंगे तो उसके लिए सबसे जरूरी एक चीज क्या हो सकती है कि इडियम और जो फ्रेज होते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे, वो यूनिवर्सली चैलेंज होते हैं, यानी पूरी यूनिवर्स में एक तरीके से वो सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे। उनको कोई भी चैलेंज करेगा तो हर जगह उसकी जो वैल्यू होगी सेम होगी, उसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले हमको उसको कुछ हम रूट वर्ड को समझ सकते हैं अगर हल्का फुल्का मिल जाए तो, या वो जो वर्ब पे है कि ये समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ब पे है कि एडजेक्टिव पे है कि नाउन पे है। ऐसा भी केस मिलेगा कि प्रीपोजिशन बेस है, ये कई चीजें हैं, इसकी कहानी है। थोड़ा सा हम लोग पहले इसको समझते चले फिर आइडिया लगे। देखिए, बाई फिट्स, फिट जो शब्द होता है, तो फिट यहाँ मैं लिख रहा हूँ और यहाँ स्टार्ट शब्द लिख रहा हूँ। तो फिट का देखिए, फिट भी आपका क्या है, एक तरीके से फिट, फिट का बोलते हैं ना कि अब तैयार हो जाना, रेडी हो जाना, इस तरीके का फिट। और स्टार्ट का मतलब क्या हो जाना कि एक तरीके से, और हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये शुरू हो जाना। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू हो जाना या चालू हो जाना, इस तरीके से। हाँ, जो दो वर्ड देख रहे हैं आप, जैसे एक फिट्स है और एक स्टार्ट है, तो फिट्स का मतलब हो जाएगा आपका बैठना, हाँ बैठना, हिंदी इसका निकल के आ जाएगा। अब फिट का एक और होता है तैयार करना, FIT, वो भी होता है। तो अब फिट बैठना हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, बैठना। अब ये चीज समझना होगा आपको, बहुत क्रिटिकली समझना होगा। क्या समझना होगा कि ये फिट बैठना है तो ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है कि वर्ब है। तो आप आसानी से समझ रहे हैं कि बैठना एक तरीके से वर्ब है, यानी एक क्रिया है। और तो इधर अगर क्रिया है तो इधर भी क्या आने वाला है, क्रिया, क्योंकि ये जो एंड है ना, ये एक तरफ नाउन लेगा तो दूसरी तरफ भी नाउन लेगा, एक तरफ एडजेक्टिव लेगा तो दूसरी तरफ भी एडजेक्टिव लेगा, एक तरफ वर्ब लेगा तो दूसरी तरफ भी वर्ब लेगा। एंड का केस ऐसा है कि जैसे राम एंड श्याम करेंगे तो राम इधर नाउन है और श्याम भी उधर नाउन है। तो ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस दोनों सब लेंगे तो दोनों एडजेक्टिव लेंगे। तो ऐसा ही आपको क्या करना है, सोचना है। तो यहाँ अगर वर्ब है, देखिए मैं एक और केस यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि जब किसी नाउन में आप यस या ईएस जोड़ेंगे तो ये आपका प्लूरल हो जाता है, ये आपको पता भी होगा। और जब किसी वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो एक बात क्या समझ में आ गया, फिट्स हो गया बैठना और स्टार्ट हो गया शुरू हो जाना, यानी चलना। अब स्टार्ट करने कहने स्टार्ट हो गए, चल दिए। तो अब बैठना और चलना, यानी बैठना चलना, बैठना चलना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो क्रिया जो है रेगुलर नहीं हो रही है, रुक रुक के हो रही है। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब हो जाएगा कि बैठना, शुरू होना, बैठना, चलना। तो ये क्या हो जाएगा, रुक, इसका हिंदी क्या निकल जाएगा, रुक रुक कर चलना। इस तरीके से हम हिंदी पे नहीं जा रहे, बस हम सेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि इनकम्प्लीटली का मतलब हो जाएगा, हिंदी निकल के आता है अधूरा, तो ये वाला वर्ड इसका करीब होगा नहीं। सडनली, अचानक, ये होगा नहीं। इरेगुलर आप देख रहे हैं, अनियमित, मतलब कंटिन्यू नहीं है। अगर वो कंटिन्यू होता तो ये नहीं आता, फिर से स्टार्ट नहीं आता। तो इसका जो मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है वो इरेगुलर दिखा रहा है, सक्सेसफुल होगा नहीं, सक्सेसफुली होगा नहीं। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इरेगुलरली। मेरे से आप पूरी बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूं, चौथा क्वेश्चन देखो, नो सूनर डिड पुलिस अराइव द रॉबर्स हैड मेड गुड
केप। अब एक तरीके से समझिएगा, ये क्या करेगा कि मैंने यहाँ क्वेश्चन का जो डायरेक्शन है यानी निर्देश वो नहीं लिखा है, हम आपको समझा दे रहे हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको दे देगा और कहेगा कि जो अंडरलाइन जो वर्ड है इनको आपको क्या करेक्ट करना है या एक तरीके से इंप्रूवमेंट करना है। तो ये वर्ड जो है एरर करके दिया गया है यानी गलत दिया गया है, आपको इसको इंप्रूवमेंट करना है। और आपके पास ऑप्शन ही 4 दिया है और इसमें से पूछेगा कि जो अंडरलाइन वर्ड की जगह पे इस चारों ऑप्शन में से कौन सा इंप्रूवमेंट जो सेंटेंस होगा या वर्ड होगा आएगा। तो ध्यान दीजिए, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी एग्जाम में नहीं, मतलब भारत का कोई भी एग्जाम हो रहा है और उसमें इंग्लिश का सेक्शन है तो ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो मोस्ट एकदम फिक्स है कि हाईली ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे भागिएगा मत। देखिए नो सूनर एक ऐसा शब्द है ना कि इस पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो नो सूनर डिड, अब देखिए नो सूनर डिड, और डिड आपको पता है कि किसका है, डिड किसका है आप बताइए। डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है और किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का जो निगेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा, सिंपल में नहीं होगा, ध्यान दीजिए। तो इसके साथ डिड का प्रयोग होता है और जब डिड आ जाता है तो ध्यान रखिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं डू डच और डिड, इन सब के साथ डू और डच प्रेजेंट के लिए लगेगा और यही आके पास्ट में डिड हो जाएगा। तो इन तीनों के साथ आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है। और आप एक और बात जानते ही हैं, परफेक्ट के लिए हैव है, हैज है और हैड है, इन तीनों के साथ मेन वर्ब का जो लगता है थर्ड फॉर्म। ये बहुत बेसिक सी बात है बच्चों वाली और आप मेरे ख्याल से समझ भी रहे होंगे कि ये केस। तो ये केस ऐसा ही है कि नो सूनर डिड, और नो सूनर के बाद एक बात और देखेंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब तो कंपलसरी पूछ लेता है। तो नो सूनर डिड, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया और इसके बाद से क्या दिया कि पुलिस अराइव्ड, यही गड़बड़ हो गया यहाँ कि यहाँ अराइव्ड हो गया। देखिए अराइव्ड है, यहाँ अराइव्ड हुआ यानी सेकेंड फॉर्म आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया। हाँ एक और बात ध्यान रखिएगा, आप जैसे समझ नहीं पा रहे हो कि ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, तो आप ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता है कि ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि जिस भी शब्द में, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया, जिस भी शब्द में मैं यहाँ लिख रहा हूँ ईडी लग जाएगा उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगा। जिस भी शब्द में, जिस मेन वर्ब में ईडी लग जाएगा उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगा। चलिए अब एक बात यहाँ देखते हैं, तो यहाँ डिड के साथ लगना क्या था, फर्स्ट फॉर्म, यानी अराइव लगना था, अराइव लग गया। अब ढूंढिए कहाँ है, यहाँ मैं लेता हूँ नो सूनर द पुलिस अराइव्ड, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म में कैंसिल हो गया। नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड, यहाँ देखिए हैड आया है और ये हो गया, गलत हो गया। नो सूनर व्हेन द पुलिस अराइव्ड, यहाँ भी हो गया, खत्म हो गया। नो सूनर डिड तो था ही, यहाँ अराइव आ गया। आंसर क्या हो गया, फोर्थ नंबर यानी डी करेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से पूरी बात आप समझ चुके होंगे। हाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है, एक बात और इंपॉर्टेंट है नो सूनर के लिए कि नो सूनर जो होगा, इधर एक नो सूनर जब स्टार्ट होगा तो एक तरफ सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरी तरफ बनता है पास्ट परफेक्ट में। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर एक तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल बनेगा या पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और दूसरे तरफ बनेगा पास्ट परफेक्ट। जैसे नो सूनर डिड, इधर देखिए पास्ट इंडेफिनिट हुआ, इंडेफिनिट में लगेगा, और इधर आया द रॉबर्स हैड यानी पास्ट परफेक्ट बना। तो ये भी बात दिमाग में रखिएगा, इस बार इधर एरर किया, अगली बार हैड को गायब कर सकता है, हैड को गायब कर देगा। और कई क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, मैं आपको अभी आगे के क्वेश्चंस में दिखा दूंगा। ये वाला इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से ये 4 क्वेश्चन आप समझ गए। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, आई शैल हैव मच प्लेजर। अब सेम इसमें भी होगा कि एरर होगा और इसको आपको एक वाक्य दिया होगा, उसको इंप्रूवमेंट करना होगा, इसी में से कोई एक वाक्य चूज करना होगा। आई शैल हैव मच प्लेजर देन एक्सेप्टिंग योर काइंड इनविटेशन टू डिनर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आई शैल हैव, अब चूंकि एक झटके में पढ़ के आप समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ एक शब्द है इनविटेशन, इससे पकड़ना पड़ेगा। अब आई शैल हैव, ये वाला शैल हैव वाक्य देखें तो ये फ्यूचर के परफेक्ट में गया है, और जब फ्यूचर परफेक्ट के बाद एक बात अगर आप देखेंगे, यहाँ दिया है कि इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इनविटेशन टू डिनर, तो फ्यूचर में जब उसका आपका जो
इनविटेशन प्राप्त हुआ होगा, उससे उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा खुश प्राप्त हुआ होगा, वो चीज फिक्स नहीं है। जो चीज अभी फ्यूचर में वो प्लान है ही नहीं है, तो फ्यूचर में है तो अभी हुआ ही नहीं होगा, तो इसके लिए वर्ब को इसने क्या किया है, कंप्लीट कर दिया है। तो इसलिए पहली चीज तो यहां से अब आपको हटाना पड़ेगा क्या, यहां से इसको आपको हटाना पड़ेगा शैल को। जैसे यह काम वर्तमान में, इनविटेशन वर्तमान में मिलता है, और जब इनविटेशन प्राप्त होता है तो आदमी कहता है कि मुझे खुशी हुई कि आपकी शादी या जो भी है डिनर के लिए किसी चीज़ के लिए मुझे इनवाइट कर रहे हैं, तो मैं जरूर उपस्थित होऊंगा, ये आपका कार्य स्वीकार करता हूं। तो ये काम होता है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में जब स्वीकार कर लिए तो इसके लिए लगाएंगे आई हैव मच प्लेजर, मतलब मुझे बहुत ज्यादा एक तरीके से खुशी हुआ है या जो भी है, देन इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इनविटेशन टू डिनर। तो अब ये हो जाएगा, अब ये कहाँ शब्द है, आई हैव मच, हैव को हटाइए जहां जहां है, हैव यहाँ है, इसको हटा, सॉरी शैल को हटाना है, तो यहाँ में खत्म हो जाएगा, आई हैव मच प्लेजर, ये देखिए पूरा मिल गया, आई हैव मच प्लेजर, आंसर करेक्ट हो गया। कैन नॉट, ये वाला गलत, एम हैविंग, ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा, तो ये खत्म हो गया। मेरे ख्याल से ये पूरी बात समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे छठवें क्वेश्चन पे, और वो भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है।